तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी ज्योति की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। है तारीख 20 अगस्त 2013। दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में आधी रात को एक एफआईआर दर्ज की जा रही थी। एक 16 साल की नाबालिग लड़की एक 72 साल के ढोंगी बलात्कारी बाबा के खिलाफ अपना साहसी बयान दर्ज करवा रही थी। यह महज एक बयान नहीं था, इस बयान के एक एक शब्द आसाराम के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाले थे। लड़की कहती है, 14 अगस्त को मैं अपने मम्मी पापा के साथ आसाराम बापू से मिलने दिल्ली से जोधपुर के मनई गांव पहुंची। अगले दिन बापू से हमारी मुलाकात हुई। बापू ने मेरे मम्मी पापा को कुटिया के बाहर बिठाया और मुझे अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद बापू ने मुझसे कहा कि देख के आओ कि तुम्हारे मम्मी पापा बाहर हैं कि चले गए। मैं जब देखने गई तो पापा जा चुके थे, लेकिन मां बाहर बैठी थी। बापू ने रूम को लॉक कर दिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। मैं जब चिल्लाने लगी तो बापू ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप को मरवा दूंगा और मेरा मुंह बंद कर दिया और किस करने लगा। गलत तरीके से स्पर्श किया, मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरा, फिर जबरन उसने मुझे हर जगह किस किया और अपना उसने को कहा। वो बगैर कपड़ों के था। वो जबरन मेरे कपड़े उतारने लगा। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी तो उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। जब मैं बाहर निकली तो उसने धमकी देते हुए कहा कि बाहर किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा। यह ढोंगी बाबा आसाराम के दुर्दांत कारनामे थे। कुछ ही दिन पहले तक नाबालिग लड़की का परिवार आसाराम को भगवान की तरह पूजता था, लेकिन इस शख्स ने मानवता को ताक पर रखकर अपनी हवस का शिकार एक नाबालिग लड़की को बनाया जो उसी के गुरुकुल में पढ़ती थी। एक लंबी और साहसी लड़ाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम बापू को नाबालिग से बलात्कार करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। आसाराम अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन इस ढोंगी और पतित बाबा आसाराम की कहानी क्या है? दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी आसुमल उर्फ आसाराम की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में पैदा हुआ आसुमल कैसे बना भारत का आसाराम बापू। कौन कौन से नेता आसाराम के दरबार में माथा टेकने जाते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आसाराम की तारीफ में क्या कहा था। पूछताछ के दौरान आसाराम क्यों रोने लगता था। आसाराम के आश्रम के बाहर 2 बच्चों की अधजली लाश क्यों मिली थी। आसाराम मामले में रेप केस का खुलासा आखिर कैसे हुआ। आसाराम ने क्यों कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उसे फंसाया है, और आखिर में कोर्ट ने आसाराम को किस आधार पर बेल दी है। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बेरानी नाम का एक गांव है। अप्रैल 1941 में इसी बेरानी गांव में आसुमल हरपलानी उर्फ आसाराम पैदा हुआ। 6 साल बाद साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो आसाराम का परिवार भारत आ गया। क्योंकि पाकिस्तान के अधिकतर सिंधी परिवार गुजरात के अहमदाबाद आकर बसे, इसीलिए आसाराम के परिवार ने भी अहमदाबाद को अपना ठिकाना बनाया। जब आसाराम 7 साल का था तो उसका दाखिला अहमदाबाद के जय हिंद स्कूल में करवाया गया। 3 साल बाद ही आसाराम के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद आसाराम ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अपनी शादी के 8 दिन पहले आसाराम ने अपना घर छोड़ दिया और गुजरात के भरूच के एक आश्रम में चला गया। लेकिन घर वालों के मनाने के बाद आसाराम ने लक्ष्मी देवी से शादी कर ली। आसाराम के खिलाफ पहला मुकदमा साल 1959 में हत्या के आरोप में दर्ज हुआ था, लेकिन कोई सबूत न मिल पाने के कारण आसाराम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह 60 का दशक था जब आसाराम ने लीला शाह नाम के एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ली। गुरु लीला शाह ने ही आसुमल को एक नया नाम दिया। यह नाम था आसाराम। साल 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुटेरा कस्बे में साबरमती नदी के किनारे अपनी पहली कुटिया बनाई। इस मुटेरा आश्रम को याद रखिएगा। जब आसाराम का काला साम्राज्य अपने उफान पर था, तब इसी आश्रम के बाहर 2 नाबालिग लड़कों की अजली लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद आसाराम से प्रभुत्वशाली लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी।
मुटेरा के एक कस्बे से शुरू हुआ आसाराम का आध्यात्मिक प्रोजेक्ट धीरे धीरे पहले गुजरात में फैला, फिर पूरे देश में फैल गया। बाद के दिनों में तो विदेशों में भी आसाराम के आश्रम खुलने लगे। आसाराम के शुरुआती सत्संग में गुजरात के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब, पिछड़े और आदिवासी लोगों की संख्या अधिक थी। बाद के कुछ सालों में आसाराम का प्रभाव शहरी मध्यम वर्गीय तबकों में भी फैलने लगा। शहर के अधिकतर लोग असाध्य बीमारी से बचने के लिए आसाराम की कुटिया में आते थे। आसाराम उन्हें देसी दवाइयां देता था। ऐसा दावा किया जाता है कि इन देसी दवाइयों से कई लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी, जिसके कारण आसाराम पूरे देश में लोकप्रिय होने लगा। आसाराम के सत्संग में मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती थी, जिसे वहां प्रसाद कहा जाता था। इसी प्रसाद के कारण आसाराम के भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यहां एक बात सोचने वाली है कि हमारा देश कितना भी तरक्की का दावा कर ले, लेकिन यह सच है कि हम भूख से जीत नहीं पाए। इसी भूख को हथियार बनाकर आसाराम और बाकी बाबाओं ने रोटी को सामने रखा और अपना साम्राज्य कायम किया। आसाराम के यहां से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि उसके 4 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं। याद रखिए, 4 करोड़ से ज्यादा, जो देश विदेशों में फैले हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार आसाराम के भक्तों की संख्या कई यूरोपीय देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। इन्हीं भक्तों के बदौलत आसाराम ने अपने बेटे नारायण साई के साथ मिलकर पूरी दुनिया में 400 से अधिक आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आसाराम के पास तकरीबन 10,000 करोड़ की संपत्ति भी थी। जब आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई तो आसाराम की कई संपत्तियों पर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा और जब्त कर लिया। 1990 का दशक भारत में उदारवाद का दशक था। कारोबार की नई नई संभावनाएं खुल रही थीं। आम लोगों के हाथों में पैसे आ रहे थे। आसाराम को इसका फायदा हुआ। यह दशक भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम दशक था। देश मंडल और कमंडल की राजनीति से उबल रहा था। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। मंडल राजनीति की नींव में जाति थी, तो वहीं कमंडल की राजनीति में धर्म था। अब धर्म की राजनीति करने के लिए नेताओं को धर्म गुरुओं की जरूरत थी। इसी समय धर्मगुरु चंद्रा स्वामी और तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बीच के संबंध की खबरों ने देश की मीडिया में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी। चंद्रा स्वामी का भी वही हश्र हुआ जो बाद में आसाराम का हुआ। इन सब के बीच आसाराम ने भी राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। आसाराम के भक्त वोट बैंक में तब्दील होने लगे। फिर क्या था, कई दिग्गज नेताओं ने आसाराम के दरबार में जाकर माथा टेकना शुरू कर दिया। 1990 से लेकर 2000 के दशक तक आसाराम के भक्तों की लिस्ट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता शामिल हो चुके थे। राजनेता आसाराम के आश्रम में जाकर आशीर्वाद लेते और उसका गुणगान करते। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आसाराम के दरवाजे पर हाजिरी लगाने जाते थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी आसाराम के परम भक्त थे। इन नेताओं में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल थे। इन नेताओं के अलावा भाजपा और कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फेहरिस्त है जो आसाराम के दर्शन के लिए उसके आश्रम जाते रहे हैं। इस फेहरिस्त में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और वसुंधरा राजे के नाम शामिल हैं। इन सब मुख्यमंत्रियों में सबसे बड़ा नाम है गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री और फिलवक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय। आसाराम के गुजरात के मुटेरा आश्रम के पास 2 बच्चों की अधजली लाश मिली तो नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए जस्टिस DK त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। नरेंद्र मोदी के इस कदम से आसाराम बिफर उठा।
आसाराम ने सत्संग के दौरान मुख्यमंत्री मोदी की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन आखिर क्या था मोटेरा आश्रम कांड जिसकी वजह से आसाराम की साख पर बट्टा लगना शुरू हुआ और नेताओं ने आसाराम से दूरी बनानी शुरू कर दी? आपको याद है, हमने एपिसोड की शुरुआत में एक आश्रम का जिक्र किया था। साल 1972 में आसाराम ने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर मोटेरा नाम के कस्बे में अपना पहला आश्रम बनाया था। यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित था। 5 जुलाई 2008 को आसाराम के मोटेरा आश्रम के पास साबरमती नदी में 2 नाबालिग लड़कों की अधजली लाश बरामद की गई। ये दोनों लड़के चचेरे भाई थे, अभिषेक वाघेला जिसकी उम्र 10 साल थी और दीपेश वाघेला जिसकी उम्र 11 साल थी। इन दोनों लड़कों का परिवार भी आसाराम का भक्त था। घटना के कुछ ही दिन पहले दोनों भाइयों का दाखिला घर वालों ने आसाराम के गुरुकुल में करवाया था। जैसे ही आसाराम के आश्रम के पास इन बच्चों की लाश मिली, गुजरात सहित पूरे देश सख्ते में आ गया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। मोदी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए डी.के. त्रिवेदी कमीशन का गठन किया। इस कमीशन की रिपोर्ट को 11 साल बाद साल 2019 में गुजरात विधानसभा द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट में आसाराम को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन इन 11 सालों के भीतर एक ऐसी घटना घटी जिससे आसाराम की छवि बाबा से बलात्कारी आसाराम की हो गई थी। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर नाम का एक जिला है। इसी जिले में एक परिवार रहता था। यह परिवार आसाराम का भक्त था। इस परिवार के मुखिया यानी नाबालिग लड़की के पिता ने शाहजहांपुर में लोन लेकर आसाराम का एक आश्रम भी बनवाया था। बाद में उन्होंने ही तय किया कि उनके दोनों बच्चे आसाराम के गुरुकुल में ही अपनी पढ़ाई करेंगे। इसके बाद परिवार के दोनों बच्चों को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के गुरुकुल नामक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद की पूरी घटना जानने के लिए हमें उस नाबालिग लड़की और उसके परिवार के बयान को समझना होगा जो 20 अगस्त 2013 की आधी रात को एफआईआर में दर्ज करवाया गया। दरअसल 7 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा आश्रम के गुरुकुल हॉस्टल से शाहजहांपुर में एक फोन आया। फोन के दूसरी तरफ गुरुकुल के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन थी। वार्डन ने लड़की के पिता से कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आपको तुरंत छिंदवाड़ा पहुंच जाना चाहिए। अगले दिन जब पीड़िता के माता पिता छिंदवाड़ा गुरुकुल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है, जिसे आसाराम बापू ही ठीक कर सकते हैं। परिवार को यह भी बताया गया कि आसाराम बापू अभी दिल्ली में हैं, आप वहां लेकर जाइए। परिवार वाले बदहवास दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें पता चला कि बापू जोधपुर के मनई आश्रम में चले गए हैं। आसाराम ने इस परिवार से 15 अगस्त 2013 को मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वह 16 साल की नाबालिग लड़की के ठीक होने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। थोड़ी देर बाद लड़की को दूध पीने के लिए दिया गया और उसके माता पिता को कहा गया कि वो दोनों कुटिया के बाहर जाकर जप करें। आसाराम लड़की के साथ अपने कमरे में अकेला था। उसने कमरे को लॉक किया और लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। लड़की जब चीखने चिल्लाने लगी तो आसाराम ने क्रूरता की हद पार करते हुए लड़की को धमकाते हुए कहा कि वह उसके माँ बाप को मरवा देगा। आसाराम ने लड़की का मुंह बंद कर दिया, जबरन किस किया और अपना लिंग चूसने को कहा। जब लड़की रोने लगी तो आसाराम ने उसका मुंह दबा के बंद कर दिया। 16 अगस्त को आसाराम जोधपुर के मनई आश्रम से दिल्ली के लिए निकल गया। पीड़िता लड़की अपने परिवार के साथ घर पहुंची और उसने अपनी मां को इस पूरी घटना के बारे में बताया। जब पीड़िता का परिवार आसाराम से इस बारे में बात करने पहुंचा तो आसाराम ने मिलने से ही इनकार कर दिया। तब लड़की का परिवार 20 अगस्त 2013 को आधी रात कमला मार्केट पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने आसाराम के खिलाफ आईपीसी, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कहा जाता है, कि धारा 376 यानी रेप, धारा 354 यानी छेड़छाड़, पॉक्सो की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया और लड़की का मेडिकल कराया गया। गौरतलब हो कि देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी ने जब कोर्ट में सवाल उठाया कि पीड़िता का मेडिकल एफआईआर दर्ज करने से पहले क्यों नहीं कराया गया, तो कोर्ट ने नए पॉक्सो एक्ट का हवाला देते हुए जेठमलानी के सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। नए पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मेडिकल जांच कराई जा सकती है। बाद में इस मामले को दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि यह अपराध भी जोधपुर में ही हुआ था। जैसे ही आसाराम के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ,
पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने की तरकीब में जुट गई। 30 अगस्त 2013 को राजस्थान पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर स्थित उसके आश्रम रवाना हुई। इसका नेतृत्व करने वाले डीसीपी अजय पाल लांबा बताते हैं कि आसाराम को गिरफ्तार करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसके अनुयायियों के बेकाबू होने की आशंका थी। जब पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने पहुंची तो आसाराम ने पुलिस को धमकाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो देश में मेरे कितने भक्त हैं? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ही आश्रम में घुसकर मुझसे यह सब बेवकूफी की बातें करने की? पुलिस ने आसाराम की धमकियों की परवाह किए बिना आधी रात को ही उसे गिरफ्तार कर लिया। 1 सितंबर 2013 की सुबह आसाराम के काले साम्राज्य के खात्मे की सुबह थी। कल तक जो खुद को भगवान कहता था उसके हाथों में हथकड़ी थी। इस रोज देश भर की निगाहें जोधपुर के हवाई अड्डे पर टिकी थीं। हवाई अड्डे के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कुछ ही समय में रनवे पर एक फ्लाइट लैंड करती है। इस फ्लाइट में गिरफ्तार आसाराम था। पुलिस अधिकारी अजय लांबा अपनी किताब गनिंग फॉर द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू's कन्विक्शन में लिखते हैं, शाम को 5 बजे जब आसाराम को पूछताछ के लिए ले जाया गया तो वह जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी एक सब इंस्पेक्टर ने आसाराम को लगभग डांटते हुए कहा, बाबा सोफे पर कैसे बैठे हो? चलो उठो वहां से और जमीन पर बैठो। जमीन पर बैठते ही आसाराम की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, ऐसा मत करो डीसीपी। जब मैंने पूछा, बाबा ये बताइए आपने सब कैसे किया? आसाराम कहने लगा, गलती कर दी मैंने। आसाराम ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पूरा देश उसके किए कारनामों पर थूक रहा था। आसाराम के खिलाफ मुकदमा चलने लगा। इस मुकदमे के दौरान जो भी आसाराम के खिलाफ गवाही दे रहा था उस पर हमले की खबरें आने लगीं। कई गवाहों की जान तक चली गई। रेप मामले में सजा से बचने के लिए आसाराम ने देश के सबसे बड़े और नामचीन वकीलों की मदद ली। देश की विडंबना ही है कि इन वकीलों ने आसाराम की तरफ से केस भी लड़ा और उसे बचाने के लिए अदालत में जिरह भी की। इन वकीलों में राम जेठमलानी, राजू रामचंद्रन, सुब्रमण्यम स्वामी, सिद्धार्थ लूथरा, सलमान खुर्शीद, केटीएस तुलसी जैसे नामी गिरामी वकील शामिल रहे, लेकिन कोई भी आसाराम को उम्र कैद से बचा नहीं सका। आसाराम ने सजा से बचने के लिए दलील दी कि वह नपुंसक है और बलात्कार कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आसाराम की पोटेंसी जांच यानी मर्दानगी की जांच की गई तो पाया गया कि आसाराम की कामुकता पूरी तरह से सक्रिय है। 25 अप्रैल 2018 को राजस्थान के जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। अदालत जब आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना रही थी उस समय आसाराम पर एक और महिला के साथ बलात्कार करने का मुकदमा भी चल रहा था। जज के सामने आसाराम के वकीलों ने कहा कि संत आसाराम बुजुर्ग हैं, उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं और गरीब बच्चों को कपड़े दिए हैं। उनके सामाजिक व्यवहार को देखते हुए उन्हें कम सजा दी जाए। इसका जवाब देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील पीसी सोलंकी ने बेहतरीन जवाब दिया। सोलंकी ने कहा कि कुछ बच्चों को कपड़े देने से आसाराम को यह लाइसेंस नहीं मिलता कि वह कहीं भी अपने कपड़े उतार कर खड़ा हो जाए और एक बच्ची के साथ दुराचार करे। तमाम बहसों के बाद जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। आसाराम को जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। अब आसाराम की उम्र 84 साल 9 महीने हो चुकी है, जिसके कारण उसे बेल मिल पाई, लेकिन अभी भी जेल का दरवाजा उसके लिए पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। तो यह आसाराम की कहानी थी, जो एक समय फिनोमिना बनकर पूरे देश के जनमानस पर उभरा था और पुआल की आग की तरह खत्म हो गया। लेकिन शर्म की बात है कि देश में आज भी बहुत से आसाराम के भक्त हैं जो उस बलात्कारी को भगवान की तरह पूजते हैं। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आसाराम के भक्तों द्वारा उसे भगवान की तरह आज भी पूजना हमारे समाज के अंधविश्वास की कुरूपता को जाहिर करता है। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और भी एपिसोड्स देखें। हमें ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं, मतलब हमारा शो कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।